अस्सलाम वालेकुम। हम लोग बात कर रहे थे ब्लॉकचेन क्या है और किस तरीके से काम करता है। इसको मज़ीद डिटेल्स में देखते हैं और इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। हम बात करें ब्लॉकचेन की। ये वही हेल्पलाइंस हैं जहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हैं अगर आपको किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए, कोई बात समझ में नहीं आ रही है। हमारा फेसबुक का ग्रुप है, हमारा ईमेल है, ट्विटर है और यूट्यूब का चैनल है। ब्लॉकचेन की बात को आगे बढ़ाते हैं। ब्लॉकचेन क्या है और ये कैसे काम करता है, इसे समझना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि इसके लिए इसमें शामिल तमाम जुज़ियात को समझना होगा। पहले हम इस निज़ाम की तारीफ कर लेते हैं, फिर मिसालों से बतदरीज समझने की कोशिश करते हैं। ब्लॉकचेन एक खुला, ओपन, मुनक़सिम, डिस्ट्रीब्यूटेड रजिस्टर या खाता है, जिसे हर कोई देख सकता है और जिसमें हर कोई इंदराज कर सकता है, मखसूस शराइत के साथ, और जिसे रियाजी के पेचीदा अमल के ज़रिए महफूज बनाया जाता है। ये ब्लॉकचेन की एक सिंपल सी डेफिनेशन है, एक इंतहाई बुनियादी तस्वुर है। इसकी जामे तारीफ हम अब इस लेक्चर के आखिर में देखेंगे। जैसा कि हमने देखा कि रिकॉर्ड रखने के लिए इंसान सदियों से खाते इस्तेमाल करता चला आया है। कभी ये मिट्टी की तख्तियों की शक्ल में थे, तो कभी कागजी दफ्तर की शक्ल में। आजकल ये बाइट्स के मजमूए की शक्ल में कंप्यूटर्स में महफूज होते हैं। ब्लॉकचेन या डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर, मुनकसिम खाता, एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है जो होने वाली ट्रांजैक्शंस का वक्त के हिसाब से क्रोनोलॉजिकली मुकम्मल हिसाब रखता है। नेटवर्क में शामिल हर फर्द के पास इसकी मुकम्मल कॉपी होती है। जब कोई तब्दीली आती है या कोई ट्रांजैक्शन होती है तो तमाम लोग अपने अपने खातों को अपडेट कर लेते हैं। अगर कोई शख्स किसी जाली ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करवाने की बात करे तो बाकी लोग इसे मुस्तरद कर देंगे कि उनके पास कॉपी में इस ट्रांजैक्शन का वजूद सिरे से मौजूद ही नहीं होगा। जैसे हमने मिसाल देखी है निकाह के वक्त। आपने निकाह के वक्त बहुत से मेहमान देखे होंगे। दरअसल ये सब एक शऊरी ब्लॉकचेन है जो इस शादी के गवाह हैं। अगर कल कोई शख्स शादी का दावा करेगा तो सब उसकी मुखालफत करेंगे कि इस खातून की पहले से ही शादी हो चुकी है। आप कुरान पाक के हिफ्ज़ को देख लें। हर हाफिज़ कुरान एक नोड है। सबके पास एक ही पब्लिक लेजर कुरान पाक की कापी मौजूद है जो सबने अपने अपने दिमागों में महफूज की हुई है। अब अगर कल कोई नाकिबत अंदेज शख्स नाउज़ुबिल्लाह कोई नई आयत घर लाता है तो हुफ़ाज़ का ब्लॉकचेन सिस्टम उसे मुस्तरद करके उसे निज़ाम से बाहर फेंक देगा। बिल्कुल ऐसे ही ब्लॉकचेन काम करता है। आइए एक मिसाल से समझते हैं। अब्दुल्ला ने अपने दोस्त जमशेद को फ़ोन किया कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, कुछ भेज दो। जमशेद ने फ़ौरन अपना ऑनलाइन अकाउंट खोला और 10,000 रुपये अब्दुल्ला के अकाउंट में भेज दिए। अब्दुल्ला को चंद मिनटों में अपने अकाउंट में रकम मिल गई। अब इस मामूली सी सादा ट्रांजैक्शन के पीछे क्या हुआ? कोई नकदी या पैसे इधर से उधर नहीं हुए, कोई कैश मूव नहीं हुआ। जमशेद ने अपने ऑनलाइन अकाउंट में जाकर 10,000 रुपये भेजने की दरख्वास्त की तो कंप्यूटर सिस्टम ने उसके खाते में रकम की मौजूदगी को चेक किया। अगर उसके अकाउंट में 10,000 से कम रकम होती तो ट्रांजैक्शन ना हो पाती। उसके अकाउंट में रकम ज़्यादा थी, लिहाजा उसके खाते में से 10,000 कम हुई तो अब्दुल्ला के खाते में बढ़ गए। इस पूरे अमल में रकम का वजूद खाते के इंदराज से ज़्यादा नहीं। मसला सिर्फ ये है कि दो लोगों की रकम की मुंतकिली के लिए किसी तीसरे इदारे पर एतमाद करना पड़ा और उमूमन ये तीसरा इदारा इन सर्विसेज के बदले रकम लेता है। शहरों और मुल्कों के दरमियान ये आम सी ट्रांजैक्शन 10% तक वसूल कर लेती है और 3 से 7 दिनों तक का वक्फा आता है अगर आप इंटरनेशनल ट्रांसफ़र करें। यानी जमशेद के अकाउंट से रकम तो फ़ौरन मुंतकिल हो जाएगी मगर अब्दुल्ला फ़ौरन नफ़ी हो जाएगी, मगर अब्दुल्ला तक पहुँचने में कई दिन लग जाएंगे। किसी तीसरे इदारे या थर्ड पार्टी के इस्तेमाल में वो सारी कबाहतें मौजूद हैं जो हम मरकज़ी निज़ाम के मसाइल में इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। और मज़ीद ये कि इसमें ज़्यादा फ़ीस और वक्त भी लगता है। हुकूमत और इदारों की इजाज़त भी दरकार होती है और फ़ॉरेन एक्सचेंज के तबादले की सूरत में कटौती भी होती है। चोरी का एहतमाल है, इंसानी गलती का भी, और सहूलत भी कोई ज़्यादा नहीं। मिसाल के तौर पे जब रेमिटेंस बाहर से आप हुंडी के ज़रिए पैसे भेजें तो आपको ज़्यादा पैसे मिलते हैं। आप बैंक के थ्रू पैसे भेजें तो आपको उसका जो रेट है वो ओपन मार्केट के मुकाबले में बहुत कम मिलता है और स्टेट बैंक भी आपसे लेटर मांगता है और आपसे लेटर ऑफ रेमिटेंस का लेटर बैंक भी मांगता है और बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती हैं। ये तो हमने तमाम अंडे एक ही टोकरी में रख दिए और जुल्म ये कि वो टोकरी भी किसी और की है, जिसे उर्फ़े आम में हम बैंक कहते हैं। तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि आपस में खुद ही एक रजिस्टर बना लें, जैसे कि हमने रायस्टोन के केस में पढ़ा था कि वो यप आइलैंड के लोग किस तरह आपस में रजिस्टर के तौर पे मेंटल रजिस्टर बना के बातचीत करते थे, ट्रांजैक्शंस करते थे। तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि आपस में खुद ही एक रजिस्टर बना लें और उसमें इंदराज करते रहें? बिल्कुल ऐसा किया जा सकता है, मगर यहाँ डबल स्पेंडिंग, दोहरे खर्च का मसला आता है, जिसे सातोशी नाकामोटो ने बखूबी हल किया। इस डबल स्पेंडिंग का जो मसला है, इसके हल को ब्लॉकचेन कहते हैं। असल में जो उसने मसला सॉल्व किया वो सिर्फ और सिर्फ ये डबल स्पेंडिंग का था। हम एक पब्लिक लेजर बना लेते हैं और उसमें शुरू से लेकर रहती दुनिया तक होने वाली तमाम ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखते हैं।
اگر عبداللہ آگے کسی کو 50,000 دیتا ہے تو سب کو پتا ہے کہ اس کے پاس 10,000 ہیں اور وہ 5,000 دے سکتا ہے، اور اب اس کے پاس 5,000 بچے اور یہ 10,000 اس کے پاس جمشید کی طرف سے آئے تھے۔ اب اگر اس نظام پر ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں تو سب ٹرانزیکشنز کرتے رہیں گے اور بلاک چین کے پبلک رجسٹر میں اس کا اندراج ہوتا رہے گا۔ جب بہت سی ٹرانزیکشنز کو لکھنے کی وجہ سے صفحہ بھر جائے گا تو تمام لوگ نوٹس اسے ہیش فنکشن کی مدد سے سیل کر کے بلاک بنا دیں گے اور اگلے بلاک پر کام شروع ہو جائے گا۔ اس سیل کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی صفحے بلاک پر لکھا ہوا ہے وہ ٹھیک ہے اور اب رہتی دنیا تک اس میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں، جسے ہم بلاک چین کی زبان میں امیوٹیبلٹی کہتے ہیں۔ ہیش فنکشن کے اوپر مزید بات کرتے ہیں۔ ہیش فنکشن کیا ہے اور کس طریقے سے کام کرتا ہے اور کس طریقے سے ون وے فنکشن ہے۔ ابھی ہم نے چھوٹی سی سمپل ٹرانزیکشنز کی مدد سے دیکھا کہ بلاک چین کے اندر ٹرانزیکشنز کس طرح ہوتی ہے۔ جب پیسے ٹرانسفر ہوتے ہیں تو بلاک چین کا جو ڈسٹریبیوٹیڈ لیئر ہے وہ کس طرح اپڈیٹ ہوتا ہے، اور صفحہ بھرنے کی صورت میں کیا کنسیپٹ ہے کہ کس طریقے سے ہم ایک بلاک کو سیل کر دیتے ہیں۔ اسی سلسلے میں اگلے لیکچر میں آگے بات کریں گے۔ آپ سب کا شکریہ۔